हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का केपी दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केडी दैट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, केई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कर लिया था। ये करते करते मैंने आपको बताया था कि सबको समराइज करने के लिए WACC करना होता है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सबका समराइज करके जब हम वेटेड एवरेज निकालकर और उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताने से पहले आपको दो पॉइंट्स मुझे और बताने थे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। वो दो पॉइंट्स जो मुझे डिस्कशन करने थे, दैट आर टू न्यू फॉर्मूलाज। पहला है कॉस्ट ऑफ न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर? तो जब भी कभी जीवन में कोई कंपनी पहली बार इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो उसे न्यू इक्विटी शेयर कहते हैं। न्यू इक्विटी शेयर जब इश्यू किया जाता है तो हमारे पास में के ई निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। क्वेश्चन में आपको दो बातें पूछी जा सकती है। पहला, के ई निकालो। के ई का फॉर्मूला क्या है, हमने 4 मेथड से सीखा। लेकिन अगर पूछा जाए कि के ई निकालो दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा बच्चों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला है केई का, ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। आई रिपीट, ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 एंड तीसरा फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100 प्लस जी। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके लिए एप्लीकेबल हो गए। सर कौन सा फॉर्मूला रहेगा? कोई भी फॉर्मूला रह सकता है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके आधार पर आपको फॉर्मूला निकालना रहेगा। सर क्वेश्चन में कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी? राइट, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रखा है कि अर्निंग पर शेयर इतना है, नेट प्रोसीड इतना है, के ई निकालो। तो स्वाभाविक सी बात है आपको ईपीएस से निकालना रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि डिविडेंड पर शेयर इतना है, मार्केट प्राइस शेयर इतना है, तो के ई निकालो, तो उस हिसाब से फिर वैसा ही सेटलमेंट रहेगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, डीपीएस अपॉन एनपी इनटू 100। ये कैसा रहेगा? डिविडेंड पर शेयर रहेगा, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे प्लस जी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा के ई निकल जाएगा और इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। क्या कहेंगे हम इसको? कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। दूसरे नंबर पे एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखवाना चाह रहा था, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, के आर। ध्यान रखना बच्चों, के आर मींस रिटेन्ड अर्निंग। तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो मैं बताता हूं आपको, जैसे कोई कंपनी है, उसने पूरे साल में अर्निंग करी 5 लाख रुपए की। अभी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, उस 5 लाख में से कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में रख ले और बाकी पैसा कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर ले और रिमेनिंग अमाउंट अपने पास में रिटेन करके रख ले। तो वो पैसा जो कंपनी ने अपने पास रिटेन करके रखा है उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। इसमें जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व, पीएनएल अकाउंट का जो पैसा जो रिटेन करके रखा है वो आता है। ये कंपनी के पास इकट्ठी होती रहती है। आप मुझे बताओ कंपनी के मालिक कौन? हम सबको पता है कि कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। हम सबको पता है कंपनी के मालिक होता है शेयर होल्डर्स। व्हेन द ओनर्स आर शेयर होल्डर, तो स्वाभाविक सी बात है कि रिटेन अर्निंग पर भी जो अधिकार है वो किसका है? शेयर होल्डर का है। जितनी भी रिटेन अर्निंग है उसका मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल क्यों रहे साहब? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर वो पैसा कंपनी ने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो कंपनी उस पैसे का कर क्या रही है? अपने पास रिटेन करके रख रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है? कंपनी अपने पास पैसा रिटेन करके रख रही है, तो नुकसान हो रहा है हमारे शेयर होल्डर का भाई साहब। तो शेयर होल्डर को पैसे ना मिलने की जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कहेंगे। तो इसका मतलब अर्निंग के 2 हिस्से हो गए। जो आपने पैसा कमाया, पहला आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। एंड जो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो उसे कहा जाएगा, रिटेन करके रख रहे हो उसे कहा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। साहब के आर का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉरगोन बाय शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज के आर। जो रिटर्न उन्होंने फॉरगो कर लिया है, जो रिटर्न उनको नहीं मिला है, उसे कहेंगे के आर। तो लिखिए के आर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला देखिए आपकी स्क्रीन पर, के आर इक्वल्स टू डीपीएस 1 माइनस टी आई, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय दैट इज ब्रैकेट में 1 माइनस बी।
नीचे लिख रखा है मार्केट प्राइस 1 माइनस टी आर। अब ये क्या होता है टी आई और टी आर? टी आई का मतलब होता है टैक्स रेट ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, टी आर का मतलब होता है टी आर नहीं सॉरी टी सी, टी सी का मतलब होता है टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन, जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट, बी का मतलब होता है ब्रोकरेज कॉस्ट और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। सो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, सिंपल फॉर्मूला है, डीपीएस लगाया 1 माइनस टी आई किया, टी आई क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग है तो किसकी अर्निंग होगी वो? इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर की टैक्स रेट को माइनस करना है, बी यानी कि ब्रोकरेज कॉस्ट को माइनस करना है, एंड देन 1 माइनस टी सी, टी सी मतलब कि कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन टैक्स? तो समझना मेरी बात को, जब कभी कोई पर्सन शेयर खरीद के शेयर बेचता है, तो शेयर खरीद के शेयर बेचता है तो शेयर खरीद के बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज नोन एज कैपिटल गेन, दिस पर्टिकुलर गेन इज नोन एज कैपिटल गेन, और इसके ऊपर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। इंडिया में कैपिटल गेन की टैक्स रेट है 20%। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला है, एज इट इज फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स रेट नहीं दे रखी होगी, भैया नहीं दे रखी है तो सीधा एमपी लेना है, इंडिविजुअल टैक्स रेट नहीं दे रखी होगी, ऐसा नहीं होगा यूजुअली। अगर इंडिविजुअल टैक्स रेट भी नहीं दे रखी और ब्रोकरेज कॉस्ट भी नहीं दे रखी तो ऐसे क्वेश्चन में के आर इक्वल्स टू के ई हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी ना हो और ये भी ना हो तो फॉर्मूला बचा क्या, डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, ये तो के ई और के आर इक्वल्स हो गए। तो साहब इसका मतलब डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 कब रहेगा, जब टैक्स रेट नहीं दे रखी हो और ब्रोकरेज भी नहीं दे रखी हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड टैक्स रेट फॉर कैपिटल गेन अगर दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज के ई इक्वल्स टू के आर हो जाएगा। ध्यान रहे कई सारे क्वेश्चन में के ई इंटू के आर होने वाला है, आपको भी देखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चंस, राइट, अभी आ रहा है क्वेश्चन। तो आ गए हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सारे क्वेश्चन हमने स्टडी मटेरियल के लिए ही हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल इश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, मार्केट वैल्यू 105, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपीज, आफ्टर टैक्स नेट अर्निंग 10.50, कॉस्ट ऑफ इश्यू 3 रुपीज पर शेयर, टैक्स रेट 50%। मैं लेके चलता हूं आपको, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था इसका, राइट, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, सबसे पहला ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। तो देखिए आप लोग, अगर मैं आपको लेके चलता हूं फॉर्मूले में, तो इसमें लिखा था ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, और यहां पर देखो क्वेश्चन में भी आप देखिए नेट अर्निंग दे रखा है। तो मैंने लगाया फॉर्मूला, मैंने लिखा आंसर, फॉर्मूला लगाया के ई न्यू, ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इक्वल्स टू ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। अब क्वेश्चन में देखिए ईपीएस कितना है, ईपीएस आ रहा है हमारा 10 रुपीज, 10.5 रुपीज पर शेयर, राइट। अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की। नेट प्रोसीड क्या होता है, हमने थोड़ा सा जगह दे देता हूं। नेट प्रोसीड क्या होता है, हमने पहले भी सीख रखा है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है, जितना पैसा हमारे पास आया, तो मुझे आप बताओ कितना पैसा हमारे पास रिसीव हुआ। तो देखिए आपने शेयर इश्यू किया कितने रुपए का, 100 रुपए का, उस पर प्रीमियम कितना था, 3 रुपए। तो एक्चुअली 103 रुपए का शेयर आपने इश्यू किया, यानी कि आपको मिलना चाहिए था कितने रुपए, 103 रुपए। तो लिखा आपने 100 प्लस 3, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो खर्चा भी हो रखा है 33 रुपए पर शेयर, माइनस कर दिया 3, तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना आ गया आपका 100। तो फॉर्मूला में कैसे लगेंगे, ईपीएस 10.50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज केई, तो आप कहेंगे सर ये आ गया आपका 10.50%। सर ये इतना इजी है, हाँ ये इतना इजी है। हमें ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, बट देखेंगे अगर आप फॉर्मूला, तो बड़ा इजी तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बड़ी इजी तरीके से ये हो भी गया। ठीक है, एक और हमने अभी सीखा था के आर का, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूं उसी स्क्रीन पर जहां पे हमने सीखा था फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला क्या था, देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला था डीपीएस 1 माइनस टी आई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एमपी 1 माइनस टी सी मल्टीप्लाइड बाय 100।
सेम फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको वापस उधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका फॉर्मूला, ये देखिए फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, के आर का फॉर्मूला, डीपीएस 1 माइनस टी आई, आई मतलब इंडिविजुअल टैक्स रेट, 1 माइनस बी, ध्यान रखना अभी मैं बताऊंगा बी में कैसे गलती होती है, बी मतलब ब्रोकरेज, होल डिवाइडेड बाय MPS दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर, 1 माइनस TC इंटू 100। मुझे लगता है कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मली हो जाएगा। मैं सारा इधर आपके सामने लिख के बता देता हूं। D फॉर DPS, क्वेश्चन में देखो DPS कितना 10, TI का मतलब इंडिविजुअल की टैक्स रेट, यहां पे क्वेश्चन में देखो इंडिविजुअल टैक्स रेट दे रखी है 30%, तो मैंने लिख दिया 30%। फिर दे रखा है B ब्रोकरेज 2%, तो B लिख लिया मैंने 2%। फिर दे रखा है एमपीएस है आपका 100 रुपीज, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स रेट है 20%, तो TC इक्वल्स टू 20%। निकाला है क्वेश्चन को। KR इक्वल्स टू DPS कितना है 10, 1 माइनस T, तो 1 माइनस 0.30, 1 माइनस ब्रोकरेज, यहां पे देखो 2 है, ब्रोकरेज 2 है, तो 2 को हम लोग लिखते हैं 0.02, ध्यान रखना 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.02, 0.2 मत कर देना, काफी सारे लोग क्या करेंगे 0.2 कर देंगे, 0.2 नहीं करना है, 0.02 करना है, क्योंकि 2% है 20% नहीं है। एमपीएस कितना है 100, एमपीएस कितना है 100 माइनस 1 TC कैपिटल गेन टैक्स अगेन 0.2, ठीक है। ये आपका आ गया KR। तो मैंने फटाफट से करना शुरू किया, 10, देखते जाइए, कैलकुलेटर चलाते जाइए सब लोग। मैंने आपको कहा था कि कैलकुलेटर को चलाना ही पड़ेगा आपको। ये देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 0.98। सर क्यों? अरे भैया ये क्या है 0.30, 1 में से 0.30 का कितने 0.70, ये क्या है 0.02, 1 में से 0.02 का कितने 0.98। ध्यान रखना यही सबसे बड़ी गलती होती है, डिवाइडेड बाय 0.80, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आ गया आपका 8, 1 सेकेंड। फिर ये कैलकुलेटर होना चाहिए पास में, मैंने आपको कल भी कहा था, ये कैलकुलेटर नहीं होने की वजह से वापस रीचेक भी करना पड़ता है। इंटू 0.98 डिवाइडेड बाय, ये कर दिया इक्वल्स टू, फिर क्या डिवाइडेड बाय 0.80, 10 में से 0.2 गए, तो 100 का 80% मान लिए, तो मैंने लिख दिया 80 इंटू 100। आपका आंसर आ गया 8.575%, राइट है। कभी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये खुद कैसे सॉल्व हुआ, तो चलिए ये भी सॉल्व करके बता देते हैं। 10 इंटू 1 माइनस 0.30 है, तो ये हो जाएगा 0.70, 1 माइनस 0.02 है, तो ये हो जाएगा 0.98 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.20% है, तो ये हो जाएगा 80%। अब तो हो जाएगा आराम से, और ये आपका आ जाएगा आंसर। मैं कह सकता हूं दिस इज KR। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी WACC रिलेटेड प्रॉब्लम्स, राइट। अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने मेन पार्ट की तरफ आ जाता हूं, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। मेरी बात को गौर से सुनना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब कभी किसी कंपनी में सारे दे रखे हों, यानी कि कुछ पैसा उन्होंने ले रखा है किससे, कुछ पैसा उन्होंने ले रखा है इक्विटी से, कुछ पैसा उन्होंने ले रखा है डिवेंचर से, कुछ पैसा उन्होंने ले रखा है शेयर्स से, कुछ पैसा ले रखा है लोन से। तो सर कैलकुलेशन कैसे रहेगी, तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगी कि आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर सबका अमाउंट लिखना पड़ेगा सामने, सबका वेट लिखना पड़ेगा सामने, सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी WACC आएगी। सर कैसे, तो समझो मेरी बात को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में इक्विटी दे रखा है 2 लाख, प्रेफरेंस दे रखा है 2 लाख, डिवेंचर दे रखा है 2 लाख, तो आप क्या करेंगे अमाउंट लिखेंगे 2 2 2, फिर वेट निकालेंगे 2 2 2, टोटल होती है 6 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो वेट आ जाएगा पहला, फिर दूसरा 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, दूसरा वेट आ जाएगा, तीसरा 2 लाख डिवाइड बाय तीसरा 6 लाख, तो तीसरा वेट आ जाएगा। तीनों वेट लिख दिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इतने टाइम से कर ही रहे हैं, तो वेट में से वेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा WACC।
तो बच्चों बहुत तसल्ली से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा, कंफर्म है, राइट है। मैं लेके आता हूं आपको क्वेश्चंस पे। ये आ गए हम लोग, आओ भैया क्वेश्चन आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 15, यस क्वेश्चन नंबर 14, यही है, यही है, यही है। अब थोड़ा सा बात को और मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश करना, राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, क्या बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड इट्स स्पेसिफिक कॉस्ट आर गिवन। कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखी है, यस कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे कंपनी की स्पेसिफिक कॉस्ट दैट इज के दे रखा है, के एल, के पी, के ई, के आर, सब कुछ दे रखा है और सब का सब आफ्टर टैक्स है। ध्यान रहे आपको आफ्टर टैक्स ही लेना है। केडी अगर बिफोर टैक्स दे रखा हो तो आपको आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, बाकी सब आफ्टर टैक्स ही निकलता है, राइट। उसके बाद में वेट भी आपको निकालना रहेगा और वेट और WACC मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं अभी के अभी, है ना। ये मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ WACC। कुछ भी नहीं करना है, सीधी एक टेबल बनानी है जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है पर्टिकुलर्स। क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, यानी कि सोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा डेट, लॉन्ग टर्म डेट को मैंने लिख दिया डेट, है ना। ये पूरा लिख देते चलो, नहीं तो फिर अभी थोड़ी देर में बच्चा पूछे सर ये क्या है, तो मैंने लिखा लॉन्ग टर्म डेट। दूसरे नंबर पे है प्रेफरेंस शेयर, तीसरे नंबर पे है इक्विटी शेयर और चौथे नंबर पे है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अमाउंट कितना कितना है, तो मैंने लिखा अमाउंट। क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन वाला लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये है 15 लाख, ये है 10 लाख, देन 20 लाख एंड देन 5 लाख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसकी टोटल क्या हो गई, इसकी टोटल हो गई 50 लाख रुपीस। सबसे पहले हम जो निकालने वाले हैं ना बच्चों, वो हम निकालने वाले हैं वेट। क्या निकालने वाले हैं, वेट। और वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीचे लिख के बता देता हूं। वेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। क्वेश्चन में मुझे अब चेक करके बताओ अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है, 15 लाख है ना। इसके लिए बताओ 15 लाख फर्स्ट वाले के लॉन्ग टर्म डेट के लिए, तो मैंने लिखा लॉन्ग टर्म डेट का कैसे निकलेगा। तो इन्होंने कहा सर 15 लाख ले लो, डिवाइडेड बाय कर दो 50 लाख। तो जैसे ही आपने 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख किया, आपका टोटल अमाउंट में वेट कितना है वो आ जाएगा। सर ये बात समझ में नहीं आई कि वेट क्यों निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। तो सुनो मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक बार लिख दिया है 0.30, मतलब मेरी बात सुनो, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट है, ये सारे अमाउंट जो है ये टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा। ये क्या है, हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी क्या है, मेरी बात सुनो, टोटल कैपिटल है आपकी 50 लाख। उस 50 लाख की कैपिटल में क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट कितनी है। जैसे लॉन्ग टर्म डेट है 15 लाख और टोटल डेट है आपका, टोटल कैपिटल है 50 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट का कितना पार्ट है। तो मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट। तो टोटल कैपिटल, सॉरी दिस इज टोटल कैपिटल 50 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेट है 15 लाख, डिवाइड बाय कर दिया 50 लाख, तो अपना क्या आ गया 0.30। ये क्या आ गया अपना वेट। अब जैसे सेकंड पॉइंट है इसमें प्रेफरेंस शेयर कितना है 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 0.20 ये आ गया अपना क्या वेट। मतलब कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पर्टिकुलर सोर्स है उसका कितना हिस्सा है, जो पर्टिकुलर सोर्स है उसका कितना हिस्सा है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चों फिर से समझना, से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कितना है 20 लाख, टोटल कैपिटल कितना है 50 लाख, तो 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 0.40, ये क्या आ गया अपना वेट। तो मैंने यहां पे लिख लिया प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना है, तो ये है साहब 0.20। 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 0.40,
5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 0.10। ध्यान रखना टोटल ऑफ वेट 1 आना चाहिए। मैं टोटल करके देख लेता हूँ, 1 2 3 4 की टोटल वैसे भी 1 हो रही है, तो 3 2 4 1 टोटल हो रही है 1। ध्यान रखना इसकी टोटल हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। वेट की टोटल हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट दैट इज के। इसको मैं दूसरे शब्दों में सीओसी भी बोल सकता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी, 4%। ध्यान रखना जो अब हमें ये परसेंटेज में ही लिखनी है, क्वेश्चन में परसेंटेज में ना भी दी हुई हो तो हमें परसेंटेज में निकाल के ही लिखनी है। तो वेट लिख दी एज इट इज मैंने, और मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला क्या रहेगा, W मल्टीप्लाइड बाय COC। तो ये आ गया 4 इंटू 3 1.2, 12 इंटू 2 12 इंटू 2 12 दूनी 24 2.4, 15 इंटू 4 6.0, 15 इंटू 10 1.5, 2 और 1 3 और 6 9 और 1 10, 10.2 10.6 10.6 और 5 11.1। मुझे लगता है कि ये हमारा आंसर आ रहा है 11.1। एक बार रिकैलकुलेट कर लेते हैं। आप सब भी अपने अपने कैलकुलेटर चलाओ, कभी भरोसा मत करो कैलकुलेशन पे, है ना। 0.3 इंटू 4 तो आ गया 1.2, एकदम सही है। 12 इंटू 0.2 ये भी 2.4 सही है। 15 इंटू 0.4 ये भी 6 सही है। और 15 इंटू 0.1 सॉरी, ये 1.5 भी सही है। तो 1.2 प्लस 2.4 प्लस 6 प्लस 1.5 आंसर इज 11.1%। तो हमारा जो WACC है वो क्या आ गया, 11.1%। तो बच्चों मैंने आपको इसके जरिए क्या सिखाया, WACC इक्वल्स टू 11.1%। सर ये भी बड़ा टफ नहीं लगा, मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 8-8 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत गौर से सुनना और समझना, सरप्लस चैप्टर है। इस तरह के चैप्टर अगर आपने अच्छे से 10 12 20 क्वेश्चन कर लिए तो कंफर्म है ये क्वेश्चन अपने हाथ में आ गया। और इंस्टीट्यूट की ये परमानेंट जो है, इंस्टीट्यूट की परमानेंट ये व्यू है कि इस तरह के क्वेश्चन वो देता ही है। इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली देता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो बस लग जाओ इसमें, लग जाओ इसमें, और कैसे करके करना है आप इसको समझ जाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्पेसिफिक सोर्सेज एज अंडर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 5%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10%। सोचिए इधर देखो, ये क्वेश्चन में खुद में ही दे दिया है। देखो ये क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, KD, ये क्या दे रखा है, KP, ये क्या दे रखा है, KE, ये क्या दे रखा है, KR, सब कुछ तो दे रखा है ना। तो निकालना क्या है भी देखते हैं। कंपनी विशेष टू रेज 5 लाख रुपए, कंपनी को कितने रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए फॉर द एक्सपांशन ऑफ इट्स प्लान। मेरी बात सुनो, कंपनी को पैसे चाहिए, कितने रुपए चाहिए, 5 लाख। किसके रुपए चाहिए, किसके लिए चाहिए, एक्सपांशन के लिए। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1 लाख विल बी अवेलेबल एज रिटेन्ड अर्निंग। ये बोल रहे हैं कि 1 लाख तो रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हैं, 1 लाख तो रिटेन्ड अर्निंग में हमारे पास में ऑलरेडी पड़े हैं। तो हमें क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ एडिशनल फंड विल बी रेज एज अंडर। पैसा कैसे लाएंगे, 3 लाख लाएंगे डिवेंचर से, 1 लाख लाएंगे प्रेफरेंस शेयर से, 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग के पड़े हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख। ये बोल रहा है कि मार्जिनल वेट को कैलकुलेट करते हुए WACC निकालो। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर दिया छोटा, छोटा करके कर दिया साइड में, और ये मैंने कर दिया शुरू, ये शुरू, ठीक है। सबसे पहले सोर्स या पर्टिकुलर लिखते हैं, तो मैंने लिखा सोर्स या पर्टिकुलर, ठीक है। अभी चलते हैं सोर्स क्या क्या है, अभी पता चल जाएगा। बताइए सोर्स क्या है, सबसे पहला सोर्स क्या है, डिबेंचर इश्यू। मेरी एक बात को गौर से सुनना, जब भी इस टेबल को भरो तो पूरी लाइन को एक साथ भरना। जैसे मैंने लिखा डिबेंचर, ठीक है। अभी डिबेंचर कितने के हैं वो वैल्यू यहां पे हाथों हाथ लिखो आप लोग। तो आप देखो, मुझे बताओ डिबेंचर कितने के हैं, 3 लाख के। डिबेंचर कितने के, 3 लाख के, ठीक है। और हाथों हाथ आप COC भी लिखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका 5। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, बट एक ध्यान रखना, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले एक वेट का कॉलम बना देना, और वेट का कॉलम बनाने के बाद में फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंस्टेंटली लिखो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप,
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जब ऊपर से डेटा नीचे की तरफ उतारते हैं तो हो सकता है कि हम आगे पीछे उतार लें। यानी कि लिखा तो हमने डिबेंचर है, लेकिन डिबेंचर की बजाय हम कॉस्ट जो है वो प्रेफरेंस की लिख दें, सीओसी प्रेफरेंस की लिख दें। ऐसा करने से हमारी गलतियां कम हो जाती है। मैंने लिख दिया 5%, यहां पे परसेंटेज का भी साइन लगा दिया। डिबेंचर के बाद बच्चों किसका बोल रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर का। तो मुझे आप लोग सब एक बार अच्छे से देख के बताओ प्रेफरेंस शेयर है कितने। तो आपने कहा साहब प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए के। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख रुपए के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है, तो आपने कहा साहब 10% है। उसके बाद में आया मुद्दा रिटेन्ड अर्निंग का। मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग कितने रुपए की रखेगी, तो इन्होंने बोला सर 1 लाख रुपए की रिटेन्ड अर्निंग रखेंगे। तो मैंने इसको कर दिया बंद, और यहां पे मैंने के आर भी लिख दिया 13%। कैसा लग रहा है बच्चों? अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वेट निकालना है। सर टफ टू टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है? टफ से टफ क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग तीनों ही निकालना हुए। डिबेंचर भी आपको निकालना हुए, रिटेन्ड अर्निंग भी आपको निकालनी हुए, और प्रेफरेंस शेयर भी निकालना हुए। निकालना क्या रहेगा? कॉस्ट निकालनी रहेगी, के ई निकालना रहेगा, के डी निकालना रहेगा, के पी निकालना रहेगा। सर वो तो हमने पहले 12 क्वेश्चन उसी से तो किए। मैं वही कह रहा हूं, वही क्वेश्चन का ही आपको सेम टू सेम आएगा। हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मैं वेट देना शुरू कर रहा हूं। टोटल मैंने लिखा 5 लाख। मुझे बताओ डिबेंचर का टोटल में कितना पार्ट है, तो 3 लाख डिबेंचर है, टोटल है 5 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख होता है 0.6। और प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1 लाख का। तो टोटल में प्रेफरेंस शेयर का कितना पार्ट है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख होता है 0.2। और रिटेन्ड अर्निंग भी 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख तो होता है 0.2। तो टोटल ऑफ वेट हो गया 1। तो सीओसी इंटू वेट, तो मैंने लिखा W मल्टीप्लाइड बाय सीओसी। 5 इंटू 6 0.30, नो 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 नो, 5% इंटू 60%, 5 इंटू 0.60 आ गया 3। ओके, मैंने कहा ना एकदम कैलकुलेटर यूज करके करो भैया आप लोग। मैंने लिख दिया 3। फिर आ रहा है 10 इंटू 0.2, ये आ गया 2। आगे है 13 इंटू 0.2, ये आ गया 2.6। 3 2 5 2 7, 7.6। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर हो गया हमारा WACC। कितना आ गया? WACC कितना आ गया? 7.6। बताओ बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन? इजी था, मॉड्यूल का क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएंगे। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी सी आपको जगह दे देता हूं। यस, आते हैं आगे, फिर से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ SK लिमिटेड इज एज अंडर। 3012% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। आ गया वो क्वेश्चन जिसका मुझे इंतजार था। ये क्वेश्चन कैसा है ना, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। 12% डिवेंचर, 3000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक है। केडी नहीं दे रखा, केडी निकालना रहेगा। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यानी कि केपी भी नहीं दे रखा, निकालना रहेगा। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख। रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख। मैंने आपको कहा कि रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इन पास्ट मेनी ईयर्स हैव बीन ₹15। ये कह रहा है कि पिछले कई सालों में, अच्छा क्वेश्चन को बड़ा नहीं किया था, अब क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, आपके लिए शायद हो गया होगा। पिछले कई सालों में अगर आप लोग देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 15 आ रहा है। ईपीएस दे रखा है, देखो यहां पे क्या दे रखा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ये थोड़ा सा तकलीफ वाला मामला है क्योंकि हमें ईपीएस के बेसिस पर के निकालना रहेगा। और सुनो, आपको सोल्ड इन मार्केट एट बुक वैल्यू पर ही बिका है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ शेयर नहीं दे रखा। इन्होंने बोला सोल्ड एट बुक वैल्यू, है ना, सोल्ड इन मार्केट एट बुक वैल्यू। द टैक्स रेट इज 50%। शेयर होल्डर टैक्स लाइबिलिटी में बी अज्यूम्ड एज 25%। ध्यान रखना ये के आर के लिए दे रखा है 1 - TI। किसके लिए दे रखा है? 1 - TI दे रखा है। तो फटाफट से अब जगह की कमी की वजह से मैं क्या करता हूं, इसको आईपैड पे ले लेता हूं। ये आ गया आईपैड पे, ठीक है। अब अपन इसको क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ ध्यान देना। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं केडी। केडी कैसे निकलेगा? I अपॉन NP इंटू 100। मुझे बताओ I कितना? I है 12।
12% डिवाइड बाय 1 माइनस टी, ये 1 माइनस टी रहेगा, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि केडी कैसा निकालना है, आफ्टर टैक्स। मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, केडी आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आई 1 माइनस टी कर रहे हैं, लेकिन केपी और केई आफ्टर टैक्स ही निकलता है। तो डिवाइड बाय कर दिया 1 माइनस, पहले मल्टीप्लाई बाय कर दिया 1 माइनस टी, टी कितना है आपने देखा यहाँ पे 0.50, सर नीचे 25% दे रखा है, वो कंपनी की नहीं है, वो इंडिविजुअल की टैक्स रेट है। होल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड कितना 100, तो क्या हो गया 6/100 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया 6%। क्या मैं कह सकता हूं केटी 6% है? यस। अब निकालते हैं हम लोग केपी। केपी का क्या फॉर्मूला रहेगा? डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100। क्वेश्चन में देख के बता दो डिविडेंड कितना है 10, क्वेश्चन में देख के बता दो कितने में बिक रहा है 100 में, इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आता है के ई। के ई का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। साहब ईपीएस तो दे रखा है 15, लेकिन मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? तो बुक्स में आप देखेंगे, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक तो क्या है, टोटल मिला के 4 लाख रुपए का तो शेयर्स हैं, 4 लाख की है आपकी इक्विटी, और 1 लाख का है रिटेन्ड अर्निंग, जिसका भी मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर्स। तो टोटल मिला के 5 लाख रुपए की वैल्यू है। टोटल मिला के वैल्यू कितनी है इनकी? 5 लाख रुपए की। और ये जो 5 लाख रुपए की वैल्यू है, ये टोटल मिला के 1 लाख शेयर होल्डर, 4000 इक्विटी शेयर होल्डर की है। मतलब सर आपने कैसे किया? रिटेन अर्निंग को ऐड क्यों किया है? रिटेन अर्निंग का मालिक कौन है? रिटेन अर्निंग का मालिक होता है शेयर होल्डर। भैया शेयर होल्डर रिटेन अर्निंग का जब मालिक है तो हम उसको लेंगे नहीं क्या? क्योंकि बुक वैल्यू पर हम बेच रहे हैं, तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 100 रुपए का शेयर तो है ही, प्लस जो 1 लाख रुपए रिटेन अर्निंग है उसका भी मालिक कौन बन जाएगा? इक्विटी शेयर। तो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख हो जाएगी, डिवाइड बाय 4000 करेंगे तो हमारा 125 रुपए पर शेयर हमारी जो है वो मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो मैंने लिखा 15/125 इंटू 100। तो इससे आ गया मेरा, एक मिनट कैलकुलेटर चलाओ पार्थ, कल भी मैंने कहा था, तो 15/125 इंटू 100, तो आ गया ये 12। फिर से चेक कर लेता हूं एक बार, एक मिनट फिर से चेक करना पड़ेगा। 15/15 अरे आजा रे 15/125 इंटू 100 आ गया 12। तो ये कितना आ गया? 12। तो देखो आपको 3 चीजें आपको मिल गई है, एक मिल गया है के डी, एक मिल गया है के पी, और एक मिल गया है के ई। ठीक है, ये तो है हमारा के डी, ये है हमारा के पी, और ये है हमारा के ई। अभी क्या निकालना रहेगा? अभी निकालना रहेगा के आर। के आर कैसे निकलेगा? के आर कैसे निकलेगा समझना। मैंने कल भी आपको बताया था, हमने पहले भी एक फॉर्मूला देख रखा है, कल मैंने आपको, सॉरी इसी लेक्चर में मैंने आपको के आर ही बताया। डीपीएस, ये फॉर्मूला डीपीएस 1 माइनस टी 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। ठीक है, तो देखो यहां पे कहां गया, ये नहीं, कौन सी फाइल थी यार, हो गई नहीं, दिस वन, हाँ हाँ यही फाइल थी, यही फाइल थी, यही फाइल थी। यस, फिर से बता रहा हूं मैं, क्या फॉर्मूला था? डीपीएस 1 माइनस टी 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये आपके सामने है, मैंने फॉर्मूला लगाया के आर का, मैंने फॉर्मूला लगाया के आर का, डीपीएस 1 माइनस टी आई 1 माइनस बी ब्रोकरेज होल डिवाइडेड बाय एमपीएस 1 माइनस टी सी। ये फॉर्मूला रहेगा किसका? के आर का। ये फॉर्मूला रहेगा किसका? के आर का। क्वेश्चन में देखो डीपीएस कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देखो डिविडेंड पर शेयर कितना दे रखा है, नहीं है। क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ईपीएस को ही डीपीएस मान लेंगे। तो मैंने मान लिया कि 15 तो क्या हो गया आपका डीपीएस 1 माइनस टी आई, आई फॉर इंडिविजुअल, 1 माइनस टी आई, आई फॉर इंडिविजुअल टैक्स रेट। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर टैक्स लायबिलिटी में बी अज्यूम्ड एट 25%, ये यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए शेयर होल्डर की टैक्स लायबिलिटी कितनी रहेगी? 25%। तो मैंने क्या किया, इंस्टेंटली माइनस कर दिया
माइनस कर दिया 0.25, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ब्रोकरेज नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में अभी हमने निकाली है 125 रुपए, ठीक है। तो हमने कैसे करना है, 15 इंटू 0.75, 15 इंटू 0.75, तो कितना आ गया 11.25, कितना आ गया 11.25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो डिवाइड बाय 125 इंटू 100, ये आ गया हमारा 9। ये कितना आ गया हमारा 9। तो देखिए सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी है, ये मैंने इसको भी अलग से मार्क कर दिया है। ठीक है, ये मैंने अलग से इसको भी मार्क कर दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर अब कैसे रहेगा आगे मामला, तो समझो अब हमें टेबल बनानी है। वही टेबल जो हम इतनी देर पहले बना रहे थे, ये मैंने आपके लिए बनाई टेबल, और इस टेबल में मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा सबसे पहले सोर्स या कैपिटल, दूसरा कॉलम क्या रहेगा बच्चों, बताओ बताओ बताओ, दूसरा क्या रहेगा, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या रहेगा वेट, वेट के बाद क्या रहेगा सीओसी, सीओसी के बाद क्या रहेगा डब्ल्यूएसीसी। जैसा कि मैंने आपको कहा था हम एक एक फिगर पकड़ेंगे और एक एक फिगर को नीचे एज इट इज लिखेंगे। तो आओ सब लोग पकड़ो, सबसे पहले डिवेंचर कितना है 3000, देखो डिवेंचर कितना है 3000, डिवेंचर कितने रुपए का 100 रुपए का, तो अमाउंट क्या हो गया 3 लाख, सामने लिखा है 3 लाख, और इसकी केडी कितनी है 6%, तो दोनों एक साथ लिखना। सबसे पहले डिवेंचर लिखा, डिवेंचर अमाउंट लिखा 3 लाख, वेट बाद में लिखेंगे और ये लिख दिया 6%। अब दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर कितना है 2 लाख का, और केपी कितना है 10%, तो पूरा एक साथ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का, वेट अभी नहीं लिख रहे हैं, और ये 10%, परसेंटेज का साइन भी इधर लगा दो बच्चा, ठीक है। इसके बाद में देखो इक्विटी, इक्विटी कितने का है, ये लिखा मैंने इक्विटी, मुझे बताओ इक्विटी है कितना साहब 4 लाख का, देख लो एक बार के आया कितना, ये आया 12%, 12%, देखो यहाँ पे 12% आया हुआ होगा कहीं पे ना, ये देखो 12%। इसके बाद में रिटेन्ड अर्निंग कितने रुपए की 1 लाख की, और क्या परसेंटेज आ रखा है 9, ये आ गया रिटेन्ड अर्निंग, कितना है 1 लाख की, रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख की, और परसेंटेज कितना है 9%। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने किया टोटल 3 2 5 4 9 और 1 10, ये मैंने लिख लिया 10 लाख, ठीक है। अब मैं इसके वेट निकालूंगा, टोटल डिवेंचर में, टोटल अमाउंट में डिवेंचर का वेट कितना साहब 0.30, कैसे निकला 3 लाख अपॉन 10 लाख। टोटल प्रेफरेंस शेयर में, टोटल प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना टोटल अमाउंट में, तो 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 0.2, इक्विटी का स्टेक कितना 0.4, रिटेन्ड अर्निंग का स्टेक कितना 0.10, टोटल कितनी 1, करेंगे मल्टीप्लाई 36 18 1.8, 10 इंटू 2 2.0, कैसे निकला, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4, तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू डब्ल्यूएसीसी, 12 इंटू 4 4.8 बार 48, 9 इंटू 1 9 इंटू 10% 0.90। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग टोटल करते हैं अभी और आंसर निकालते हैं। ये है, चलाओ कैलकुलेटर, पार्थ 1.8 प्लस 2.0 प्लस 4.8 प्लस 0.90 इक्वल्स टू 9.5, WACC 9.5%, दिस इज आवर आंसर। सर एक बार छोटी स्क्रीन करके पूरा एक साथ बता दो ना, ये लीजिए साहब, ये आपका पूरा, पहले आप इतने का नोट कर लीजिए, इतने को नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके, ठीक है। ये नोट करने के बाद, ये नोट करने के बाद इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए, एंड दिस इज योर WACC एंड दिस इज योर आंसर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे लगता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कैसे किया एक बार रिकैप करके बता देता हूं। फर्स्ट वी हैव टेकन डिवेंचर, डिवेंचर के दो तरह के पार्ट थे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर वो थे जो वापस ले सकते थे, इरिडीमेबल डिवेंचर वो थे जो वापस नहीं लिए जाते थे। रिडीमेबल डिवेंचर में हमने फॉर्मूला, इरिडीमेबल डिवेंचर में हमने फॉर्मूला लगाया था इंटरेस्ट
1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100। इररिडीमेबल डिवेंचर में हमने फॉर्मूला ये लगाया था, रिडीमेबल में लगाया था इंटरेस्ट आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, जहां पे आरवी था रिडीमेबल वैल्यू, एनपी था नेट प्रोसीड। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में दो तरह के थे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। वहां पे डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 था इरिडीमेबल का। रिडीमेबल का था डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर हमने इक्विटी का किया। इक्विटी में 4 मेथड थे, स्टैटिस्टिकल सीएपीएम मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड द लास्ट वन इज अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 था, डिविडेंड यील्ड मेथड में डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 था, जी में डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 करके जी को ऐड कर देना था, और सीएपीएम मॉडल में हमने आरएफ मल्टीप्लाइड बाय आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ करके निकाला था। आरएम माइनस आरएफ को हम लोग ने रिस्क प्रीमियम भी कहा था, इससे हमारा के ई निकल गया था। अभी डब्ल्यूएसी से हमने क्या किया, चारों की कॉस्ट को जमा दिया, चारों का के ई के डी के पी वगैरह निकाला और उसका वेट दे दिया और वेट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज मार्केट वैल्यू वेट अगर दे रखा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू वेट दे रखा हो तो डिबेंचर की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होती है तो एज इट इज रहेगा। प्रेफरेंस शेयर की भी यूजुअली बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है तो एज इट इज रहेगा। बट इक्विटी की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अलग रहेगी। जैसे इक्विटी 100 रुपए बुक में लिख रखा है लेकिन मार्केट में वो 150 रुपए में बिक रहा है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 150 से, तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आप वेट निकाल रहे हो, अमाउंट जो लिख रहे हो, उस अमाउंट में आपको मार्केट वैल्यू का अमाउंट लिखना है, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर है मल्टीप्लाइड बाय जितने रुपए का मार्केट में शेयर बिक रहा है, वो जो अमाउंट आ रहा है उसको इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में अमाउंट में लिखना है और उसका वेट भी वैसे ही निकलेगा। और वेट को डब्ल्यूएसी से निकालने के लिए वेट को सीओसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा डब्ल्यूएसी आ जाता है। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय चैप्टर एंड विद दिस डेमो लेक्चर्स आर कंप्लीटेड। नाउ अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो आप वहां पर जाएं और कोर्स परचेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट हो, पर्टिकुलर बात में डाउट हो, तो आप डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कोर्स की डिटेल वगैरह पर्सनली भी दे दूंगा। बाकी आप सीए पॉइंट की वेबसाइट पर जाकर वहां के नंबर के ऊपर कॉल करके कोर्स की डिटेल, व्यूज वगैरह सब चीजें आप पूछ सकते हो, चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी क्लास।